हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर हम सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है जेबी वॉटसन का। सबसे ऊपर है जेबी वॉटसन। तो आज हम जेबी वॉटसन की प्रसिद्ध थ्योरी बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप न केवल एग्जाम में क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप ये भी समझेंगे कि सीखना वास्तव में होता कैसे है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहेवियरिज्म क्या है, वॉटसन कौन थे, उनकी थ्योरी के मुख्य बिंदु व निष्कर्ष, और उनकी क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है, और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वही एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले बात करते हैं कि जेबी वॉटसन कौन थे। जेबी वॉटसन एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉन बॉर्डस वॉटसन। इनका जन्म 9 जनवरी को 1878 में अमेरिका में हुआ। इन्हें व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म का जनक कहा जाता है। ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। इन्होंने 1913 में अपने प्रसिद्ध शोध पत्र में, जिस शोध पत्र का नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट, के माध्यम से व्यवहारवाद की औपचारिक शुरुआत की। इनका व्यवहारवाद को लेकर मुख्य विचार था कि हमें या किसी भी मनोविज्ञान का अध्ययन केवल उन लोगों के लिए करना चाहिए, उस व्यवहार के लिए करना चाहिए जो व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम माप सकते हैं, जिस व्यवहार को हम देख सकते हैं, उस व्यवहार का अध्ययन करना व्यवहारवाद कहलाता है। अब बात करते हैं बिहेवियरिज्म की, व्यवहारवाद की। आखिर व्यवहारवाद है क्या? तो ये वह अधिगम का सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यक्ति के अंदर सीखना होता है, लर्निंग होती है, और लर्निंग के द्वारा, जो लर्निंग व्यक्ति में हुई है, लर्निंग के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वह सिद्धांत है जिसके द्वारा सीखना व्यक्ति के दिखाई देने वाले व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से होता है। यानी कि जो लर्निंग हो रही है वो उसके बिहेव में चेंज ला करके हो रही है, उसके बिहेव में हमें कुछ चेंज दिखते हैं और फिर हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर लर्निंग हुई है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लासरूम में टीचर एक बेल बजाता है और फिर बच्चों को बोलता है आप शांत होकर बैठ जाइए। ऐसा टीचर रोज़ करता है, 3-4 दिन करता है। अब क्या होता है कि टीचर सिर्फ बेल बजाता है और बच्चे खुद ही शांत होकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्टिमुलस उन्हें बार बार दिया गया और बच्चों को रिस्पॉन्स आया कि वो शांत होकर बैठने लगे। अब धीरे धीरे ये स्टिमुलस जो है, ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई तो बच्चों के बिहेव में चेंज आ गया। इस स्टिमुलस से उनकी लर्निंग हो गई कि उन बेल बजने पर उनको शांत होकर के बैठना है। ठीक है, तो यही है बिहेवियरिज्म, क्योंकि इसमें एक स्टिमुलस की वजह से एक रिस्पॉन्स विकसित हो गया बच्चों के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब समझते हैं कि बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या है। तो इसके प्रतिपादक जेबी वॉटसन है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन केवल प्रत्यक्ष व्यवहार का होना चाहिए। इनका मानना था कि जो हम मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं वो हमें उस व्यवहार का करना चाहिए जो हमें दिखता है, जो प्रत्यक्ष है, जिसको मापा जा सकता है। और ये जो अध्ययन है, ये जो लर्निंग है, ये सीखने की जो प्रक्रिया है, ये उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध पर आधारित होती है। यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के संबंध पर आधारित होती है। वॉटसन का मानना था कि सीखना पर्यावरण के कारण होता है। जब कोई उद्देश्य हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम तक पहुंचता है तो उसके प्रत्युत्तर में हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं, और इसी प्रतिक्रिया को बार बार अगर दोहराया जाए, अभ्यास कराया जाए, तो वह व्यवहार हमारा स्थायी हो जाता है। और इस प्रकार जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स के संबंध पर आधारित होकर हमारी लर्निंग होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जब एक बैल बजती है स्कूल जाने के बाद तो सब बच्चे लाइन बनाकर प्रेयर के लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बैल है वो एक स्टिमुलस है और जो बच्चे लाइन बनाकर प्रेयर में जा रहे हैं वो एक रिस्पॉन्स है। अब टीचर को यहाँ पर कहना नहीं पड़ता है कि लाइन लगाओ, प्रेयर में चलो, ऐसा नहीं करना पड़ता। एक बैल बजती है और सब बच्चे फटाफट सीट से खड़े होते हैं और असेंबली के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये व्यवहार जब रोज़ दोहराया जा रहा था तो बच्चों ने यहाँ से लर्निंग करी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के संबंध से बच्चों ने लर्निंग करी और व्यवहार में परिवर्तन लाए कि बैल बजेगी तो हमें असेंबली के लिए असेंबल होना है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग ट्रैफिक सिग्नल को देखकर भी रुक जाते हैं। अगर रेड लाइट हो रही है तो हम लोग रुक जाते हैं और ग्रीन लाइट देखकर हम लोग चल पड़ते हैं। यहाँ पर भी हमारा एसआर थ्योरी ही है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। स्टिमुलस आया रेड लाइट और रिस्पॉन्स आया स्टॉप हो जाना, रुक जाना। स्टिमुलस आया ग्रीन लाइट तो रिस्पॉन्स आया चल दो। ठीक है, तो ये भी हमारा एसआर थ्योरी, यानी कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के संबंध से हमारी लर्निंग होती है, हमारी लर्निंग जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड पर आधारित होती है। वॉटसन ये कहना चाहते हैं। वॉटसन की थ्योरी के अन्य नाम क्या है? वॉटसन की थ्योरी किन और नामों से जानी जाती है? एग्जाम में किन नाम से क्वेश्चन बन सकता है, एक बार उसको भी देखते हैं। फर्स्ट है बिहेवियरिज्म थ्योरी,
थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या SR थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव बिहेवियरिज्म, थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्यों कहा गया है? क्योंकि पर्यावरण के अंदर रहकर ही हमारी लर्निंग होती है। बिना पर्यावरण के हमारी लर्निंग नहीं हो सकती। पर्यावरण लर्निंग को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, वॉटसन का मानना था कि उचित पर्यावरण अगर हम बच्चे को दें और ट्रेनिंग दें तो उसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का व्यवहार निर्मित कर सकते हैं। जैसा भी व्यवहार हम उसका करना चाहते हैं, हम उसको बिल्कुल वैसा ही उसका व्यवहार हम निर्मित कर सकते हैं। लर्निंग SR थ्योरी की बॉन्ड से ही होती है। इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जो था द लिटिल अल्बर्ट पर। एक छोटा बेबी है 9 मंथ का, उसका नाम अल्बर्ट होता है और ये उसको किस तरह से डरना सिखाते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ। तो यहाँ पर जो प्रयोग में उपकरण रखते हैं उसमें इनके पास एक वाइट चूहा होता है, एक हथौड़ा होता है और फिर कुछ खरगोश, कुत्ते, कोट, मास्क यानी कि फर वाले कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ एनिमल्स होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले बच्चे को एक चूहे के साथ छोड़ देते हैं। बच्चा चूहे के साथ बिना डरे अच्छे से खेलता है। बाद में क्या करते हैं, दूसरे स्टेज पर जब चूहा बच्चे के पास जैसे थोड़ा सा पास आता है या बच्चा थोड़ा सा चूहे के पास जाता है, तभी एक जोर से हथौड़े को स्टील पर मारते हैं और एक डरावनी साउंड पैदा करते हैं। ऐसा ये बार बार करते हैं। जब भी बच्चा चूहे के पास जाना चाहता है या चूहा बच्चे के पास आने को होता है, ये तुरंत या बच्चा चूहे को छू लेता है, छूने पर भी उसको हथौड़े से आवाज़ निकालते हैं। अब बच्चे के अंदर डर पैदा हो गया। तीसरे स्टेज में क्या देखते हैं, बच्चे को उन्होंने एक अनुबंध में बांध दिया, कंडीशनिंग कर दी कि जब भी बच्चा चूहे को छुएगा तो ये डरावनी साउंड निकलेगी। कुछ देर बाद जब थर्ड स्टेज में देखते हैं कि बच्चा चूहे को देखकर ही रोने लग जाता है। अब चूहे के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो चूहे को देखकर ही रो रहा है, बच्चा डरने लग जाता है। यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग हो गई है। अब उसको जर्नलाइज किया जाता है कि अब बच्चा किसी भी फर वाली चीज़ को देख रहा है, चाहे वो चूहा है, खरगोश है, डोगी है या कोई फर वाला कोट है या कोई मास्क है, उसको देखकर भी बच्चा डर रहा है, उसके भी बच्चा पास नहीं जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बच्चे की उस कंडीशनिंग को जर्नलाइज कर दिया कि अब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनसे बच्चा डरेगा। बच्चे की कंडीशनिंग कुछ इस तरह से होती है कि बच्चा अब डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर पा रहा। बच्चा ये भी नहीं जान पा रहा है कि ये चूहा नहीं है, ये खरगोश है या डोगी है। तो बच्चे के अंदर विभेदीकरण का भी गुण विकसित नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन निकला। देखो दोस्तों, जो यहाँ पर चूहा था वो पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी कि बच्चा चूहे को देखकर डर नहीं रहा था, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसका वहाँ पर। अब बार बार जब बच्चे को चूहे के साथ आने पर ही एक तेज़ आवाज़ निकाली गई, तेज़ डरावनी आवाज़ निकाली गई, उस आवाज़ को बच्चे की और चूहे के बीच में लाया गया। जैसे ही बच्चा चूहे के पास आएगा, डरावनी आवाज़ निकलेगी, उस आवाज़ को जोड़ा गया, तो वो जो तटस्थ उद्दीपन था, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसने भी डर क्रिएट कर दिया, उससे भी बच्चा अब डरने लगा। ठीक है, यानी कि जब न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस जोड़ा गया तो कंडीशनल स्टिमुलस निकल कर आया और रिस्पॉन्स क्या आया, कंडीशनल रिस्पॉन्स आया, फियर, डर। बच्चे के अंदर डर पैदा हो गया। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। और इन्होंने बताया, निष्कर्ष जो है कि अधिगम जो है वो पर्यावरण के प्रभाव से होता है, जन्मजात नहीं होता। बच्चा पहले चूहे से डर नहीं रहा था और अब डरने लगा, तो उसको ऐसा पर्यावरण मिला, उसको ऐसा माहौल मिला कि वो चूहे से डर रहा है। ठीक है, तो वह जैसी जटिल भावनाएं भी, यानी कि हम बच्चों को जो फीलिंग्स हैं वो भी हम कंडीशनिंग कर सकते हैं, वो भी हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से जोड़ सकते हैं। तो उनकी भी लर्निंग हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू कर सकते हैं। फीलिंग्स की लर्निंग भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू की जा सकती हैं। यदि तेज आवाज़ को बार बार न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाए तो न्यूट्रल स्टिमुलस भी डर उत्पन्न करने लगता है। अधिगम जो है पर्यावरण के प्रभाव से होता है, यानी पर्यावरण के कारण होता है, जन्मजात कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम बच्चों को जो चाहें, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। इसके लिए हम उसे वैसा ही पर्यावरण देंगे, वैसा ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स का संबंध देंगे, तो हम बच्चों को जो चाहें वो बना सकते हैं। इसीलिए जेबी वॉटसन ने कहा था कि जो बच्चा है वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है, यानी कि खाली कागज़ है, जिसको एग्जाम में टैबुला रासा के नाम से एक बार पूछा भी गया था और पूछा जाता है। ठीक है, तो जो खाली कागज़ टर्म है इसको टैबुला रासा बोला जाता है। जेबी वॉटसन का एक और प्रसिद्ध कथन है, वो कहते हैं कि मुझे कोई भी स्वस्थ बच्चा दीजिए, मैं उसे अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर, वकील, कलाकार या चोर बना सकता हूँ, क्योंकि वो टेक्निक जानते हैं कि आप बच्चे को जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा ही सीख जाएगा, जैसा आप उसको स्टिमुलस देंगे बच्चा वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। इसी बिहाफ पे वो एक कथन कहते हैं और ये कथन बताता है कि पर्यावरण का जो प्रभाव है वो वंशानुक्रम से, हेरिडिटी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ? अब व्यवहारवादी सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट है व्यवहार पर बल,
ये वॉटसन जो है वो ऑब्जर्वेबल व्यवहार पर बल देते हैं। वो कहते हैं व्यवहार वो है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे कि भावनाएं, विचार, कल्पना, इनको हम देख नहीं सकते, तो ये मेजरेबल नहीं है, तो ये कोई व्यवहार नहीं है। ठीक है, व्यवहार वो है जिसको हम देख सकते हैं। सेकंड, उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध, यानी कि सीखना तब होता है जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित हो, उसी से हमारी लर्निंग होती है। थर्ड है प्रयोगात्मक पद्धति। वॉटसन जो है मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक विषय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो एक वैज्ञानिक विषय है, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठ विधियों पर शोध किए जाते हैं। पर्यावरण की भूमिका, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो पर्यावरण से ही बनता है, ना कि हेरिडिटी से। ये हेरिडिटी को बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, पर्यावरण को ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया। फिफ्थ है अधिगम का महत्व। लर्निंग द्वारा नए व्यवहारों को सीखा जाता है और अनुकूलन करने में हमें आसानी होती है। सिक्स्थ है आंतरिक मानसिक अवस्थाओं का निरोध, यानी कि जो व्यवस्था हम देख नहीं पा रहे हैं, जो आंतरिक है, जैसे कि चेतना, विचार, भावना, कल्पना, मानसिक अवस्था जो है उनको इन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि इनको हम माप नहीं सकते हैं, तो ये अध्ययन के योग्य इनको नहीं मानते। इस सिद्धांत की सामाजिक उपयोगिता भी है, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाने में इनके सिद्धांत का यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लालन पालन में इनके सिद्धांत को प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि इसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या है। तो सीखना जो है वो स्पष्ट उद्दीपन बच्चों को हमें देना चाहिए। शिक्षक सीखने के लिए शुरुआत में स्पष्ट, सरल और आकर्षक उद्दीपन बच्चों को दे। बच्चों से आप क्या रिस्पॉन्स प्राप्त करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्टिमुलस दें। बच्चों को रीइंफोर्समेंट दें ताकि वो अपने व्यवहार को प्रबल कर लें। प्रैक्टिस कराएं, त्रुटियों का निराकरण करें। बच्चों को जो आप लर्निंग करा रहे हो वो स्टेप वाइज लर्निंग होनी चाहिए। बच्चों को इमीडिएट फीडबैक दें। अगर बच्चों ने सही रिस्पॉन्स किया है तो उनको तुरंत फीडबैक दिया जाए। बच्चों में आदतों का निर्माण करें, बार बार अभ्यास कराएं, बार बार उनको फीडबैक से उनकी अच्छी आदतों का निर्माण होता है। तो एसआर सिद्धांत का अनुसार यदि उद्दीपन दिया जाए और सही प्रतिक्रिया पर बच्चों को फीडबैक या इन्फोर्समेंट दिया जाए तो जो वांछित व्यवहार हम चाहते हैं वो बच्चे सीख सकते हैं और सीखते हैं। इस तरह का सीखा हुआ व्यवहार स्थायी रहता है। इसलिए क्लासरूम में स्पष्ट उद्दीपन, अभ्यास और फीडबैक, रीइंफोर्समेंट बच्चों को दिया जाना चाहिए और उनकी जो मिस्टेक्स हैं उन पर सुधार पर विशेष ध्यान टीचर्स को देना चाहिए। इस पूरी थ्योरी को समझने के बाद कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जो जेबी वॉटसन की जो मेन अजम्पशन है वो ये है कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो केवल ऑब्जर्वेबल व्यवहार का होना चाहिए, यानी कि जो व्यवहार हमें दिख रहा है, प्रत्यक्ष व्यवहार है, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि केवल व्यवहार को देखना, मापा और नियंत्रित किया जा सकता है। और जो व्यवहार हमें दिख ही नहीं रहा, जो हमारा आंतरिक मानसिक व्यवहार है, जो हमारी चिंतन है, कल्पना है, उसको ना हम देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं और ना ही उसको माप सकते हैं, ना नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष व्यवहार है उसको ही हमें अध्ययन करना है। सिद्धांत की मुख्य धारणा को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा है उसके द्वारा व्यक्ति के बारे में क्या चेंजेस आए हैं वो लर्निंग है। अब देखते हैं एसआर थ्योरी के एडवांटेज क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो एडवांटेज है, ये सिद्धांत वैज्ञानिक है और प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया को सरल रूप से एसआर संबंध द्वारा समझाया गया है। व्यवहार को नियंत्रित, पूर्वानुमानित और संशोधित किया जा सकता है। इस सिद्धांत ने शिक्षा को अधिक वस्तुनिष्ठ और व्यवहारिक बनाने में सहायता की है। ये सिद्धांत मापन और अवलोकन योग्य है। इसने व्यवहार संशोधन और प्रोमोम्ड लर्निंग जैसी तकनीकों की नींव रखी। इसने बिहेवियर मॉडिफिकेशन और प्रोग्राम लर्निंग जैसी तकनीकों की नींव रखी। पशु अधिगम के अध्ययन से मानव अधिगम को समझने में सहायता मिलती है। अब देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म। ये सिद्धांत केवल दृश्यमान व्यवहार पर ही बल देता है, मानसिक प्रक्रियाओं की यहाँ पर उपेक्षा की गई थी। मानव व्यवहार को केवल एसआर संबंध में समझना संभव नहीं है। इसमें सीखने की जटिल प्रक्रियाओं जैसे सोच, भावनाएं, कल्पना, क्रिएटिविटी की व्याख्या नहीं की गई। ये सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में नहीं रखता। ऊपर से ये हेरिडिटी को भी प्रमोट नहीं कर रहा। सभी प्रकार के अधिगम जैसे समस्या समाधान, अंतर्दृष्टि अधिगम आदि की व्याख्या ये नहीं करता है। ये सिद्धांत मानता है कि मनुष्य का व्यवहार केवल बाहरी नियंत्रण से संचालित होता है, जो वास्तविकता के विपरीत है। इस सिद्धांत में स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल और आत्म नियमन की तो बात ही नहीं की गई है, उनकी उपेक्षा की गई है। तो ये थे वॉटसन की जो कुछ क्रिटिसिज्म है और ये वास्तव में है कि मानव व्यवहार की जटिलता को पूर्ण रूप से नहीं यहाँ पर समझा जा सकता। अब देख लेते हैं कुछ वॉटसन से रिलेटेड, वॉटसन की थ्योरी से जुड़े हुए पुराने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो जेबी वॉटसन के अनुसार सीखना मुख्यतः किस आधार पर होता है? आंसर है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित होने पर होता है। क्वेश्चन 2, यदि एक टीचर विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार विकसित करने के लिए बार बार समान उद्दीपन प्रस्तुत करता है
और अपेक्षित प्रतिक्रिया को मजबूत करता है, तो ये किस मनोविज्ञान के सिद्धांत का अनुप्रयोग है? जेबी वॉटसन का है, हमने अभी देखा इसको। क्वेश्चन नंबर 3, जेबी वॉटसन का मानना था कि मनोविज्ञान का अध्ययन किस पर आधारित होना चाहिए? तो मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष, यानी कि जो व्यवहार हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, उस पर होना चाहिए। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा कथन जेबी वॉटसन की व्यवहारवाद का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? सीखना उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया के संबंध द्वारा होता है तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में हर सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी की प्रशंसा करता है। कुछ दिनों बाद अधिकांश विद्यार्थी सक्रिय रूप से उत्तर देने लगते हैं। जेबी वॉटसन की व्यवहारवादी दृष्टिकोण से ये उदाहरण किस बात को दर्शाता है? तो ये उदाहरण स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर बेस्ड लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, जेबी वॉटसन की थ्योरी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, आपको समझ में आ रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।